इसराइल और ईरान में टेंशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस सब की शुरुआत हुई 1979 में, जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ईरान यूएसए को एज अ थ्रेट देखता है और पैलेस्टीन को सपोर्ट करना उनका सबसे बड़ा मिशन है, और ईरान इसराइल को एक स्टेट से ज़्यादा एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट समझता है। और इसराइल को ईरान से खतरा है क्योंकि ईरान ओपनली बोलता है कि वो इसराइल को ख़त्म कर देगा, और ईरान ने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स इसराइल के अंदर छोड़ भी रखे हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल वॉर्स को पैदा करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये तरीका ईरान को कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगता है इसराइल के अंदर क्योस पैदा करने का, और इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल को ऐसा लगता है कि ईरान उसको इंटरनली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कई हद तक सही भी है। इसराइल इन छोटे छोटे अटैक्स को, या मैं कहूँ छोटे छोटे इंटरनल अटैक्स को, अपने तरीके से हैंडल करता है। वो मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स करता है ईरान के ऊपर, मल्टीपल इंटेलिजेंट ऑपरेशंस करता है, बहुत सारे साइंटिस्ट को मार देते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में इंडस थे ईरान के। मगर इसराइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो चाहता नहीं ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। अगर इसराइल की तरफ से देखा जाए तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्योंकि ईरान ओपनली थ्रेट करता है कि वो इसराइल को एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो कहते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पीसफुल पर्पसेस के लिए है और ईरान की एनर्जी कंजम्पशंस को पूरा करने के लिए है। लेकिन एक बात बताऊँ, इसराइल के पास न्यूक्लियर पावर है। वैसे ईरान ये भी कहता है कि वो सराउंडेड है यूएस बेसिस से, तो न्यूक्लियर पावर एक सर्वाइवल नीड बन गई रादर देन एक ऑफेंसिव थ्रेट। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर कि 2020 के बाद ऐसे क्या क्या इवेंट्स या ऐसे क्या क्या मेजर चीज़ें हुई जिससे टेंशन ज़्यादा हो गई। ईरान अपनी पावर बढ़ाता है, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है सीरिया, इराक जैसी जगहों पर, और अपनी आइडियोलॉजीज को भी स्प्रेड करता है। और दूसरी तरफ इसराइल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। उन्होंने मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स करे, मल्टीपल सर्जिकल इंटेलिजेंट ऑपरेशंस करे, और साइंटिस्ट को सीधा टारगेट करा जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। खैर, अब बात करते हैं करंट डिमांड्स की कि ईरान और इसराइल की डिमांड्स क्या हैं, जबकि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बॉर्डर्स भी शेयर नहीं करती। ईरान खुद को एक डोमिनेंट पावर बनाना चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर और चैलेंज करना चाहता है यू इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरी साइड इसराइल चाहता है कि वो एक आइडियोलॉजिकल लीडर बने मिडल ईस्ट का, और ऑयल रूट्स और ऑयल सप्लाईज को इसराइल ही कंट्रोल करे, क्योंकि अभी जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इसराइल की साइड ज़्यादा है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। फिर इसराइल चाहता है कि ईरान कभी भी इतना स्ट्रांग ना बने कि उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट झेलनी पड़े ईरान की साइड से, जिस वजह से इसराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ की कि इन दोनों की लड़ाई में यूएसए का फ़ायदा, कि यूएस इस लड़ाई में क्यों कूदा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएसए इन द फाइट ऑफ ईरान एंड इसराइल। यूएस इसराइल की मदद से मिडल ईस्ट के पर अपना कंट्रोल बना सकता है, और इसराइल एक पपेट की तरह काम करेगा यूएस के लिए, जो छोटे छोटे मैटर्स और छोटी छोटी वॉर्स को अपने आप ही हैंडल कर लेगा। और यही नहीं, यूएस को बहुत सारे इंटेलिजेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मोसाद के थ्रू उनको मिल जाती है। और यूएस एक फंड अलॉट करता है इसराइल को वेपन्स खरीदने के लिए फॉर वॉर, और उन वेपन्स को इसराइल फिर यूएस कंपनीज से ही खरीदता है, जिससे कि इकोनॉमिकल साइकिल बनती है, और उन वेपन्स को लाइव वॉर कंडीशंस में टेस्ट होते हुए भी यूएस देख लेता है। हाँ, मैं जानता हूँ हार्श है, बट ट्रुथ है। मगर जो मेन चीज़ है वो इसराइल की मदद से मिडल ईस्ट के अंदर यूएस कंट्रोल कर सकता है ऑयल रूट्स को, ऑयल सप्लाई पर, और भी बहुत सारी चीज़ें। और हम जानते हैं यूएस कभी भी इकोनॉमी को अच्छा नहीं करना चाहता है, बुरा नहीं करना चाहता। वो पूरे सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, जो उसको मिलेगा ऑयल कंट्रोल करके। अब बात करते हैं व्हाट लॉसेस एज इंडियंस वी आर फेसिंग ड्यू टू दिस वॉर। सबसे बड़ा और सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को होगा। हम स्टेट ऑफ हमास से कई सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कई सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। जो मेन चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स। एलएनजी गैस भी आता है एक पॉइंट। और हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जिसमें आते हैं फैब्रिक, फूड, मेडिसिन्स,
एक्सेट्रा। अगर ये वॉर बढ़ती रही और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैम्पर हुआ तो इंडिया में ना ही सिर्फ चीज़ों का दाम बढ़ेगा, चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं सीधा सिलेंडर के केस में। मगर इंडिया एक बहुत स्मार्ट कंट्री है, मेरे को लगता है हम अल्टरनेटिव्स ढूंढ ही लेंगे अलग अलग चीज़ों के। लेकिन सिलेंडर सप्लाई सिर्फ वॉर ही रीज़न नहीं है, और भी इंडिया के स्ट्रक्चरल लेवल पर भी दिक्कतें हैं जिस वजह से सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा। उसके बारे में कल एक वीडियो में बात करते हैं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर कि क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है या नहीं। अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं, या जितना मैं इकोनॉमिक्स को या वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेगी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर का रूप लेने के लिए किसी भी वॉर को वर्ल्ड में जो सुपर पावर्स हैं उनका आमने सामने होना ज़रूरी है। अभी इसराइल को यूएस का सपोर्ट है, मगर जब तक रशिया या चाइना इस वॉर में डायरेक्ट एंट्री ना लें, तब तक ये वॉर वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं ले सकती। और मुझे नहीं लगता कि रशिया का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट ईरान से लगेगा, या चाइना का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट ईरान से पड़ेगा कि वो उसका सपोर्ट करेंगे। जो छोटा मोटा इशू चाइना को पड़ेगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही पड़ेगा, जिसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे को नहीं लगता कि चाइना एक फुल फ्लेज वॉर में उतरेगा यूएसए के सामने। और वैसे भी अभी रशिया यूक्रेन के साथ इंडल्ज है, तो रशिया का तो कोई मतलब ही नहीं वॉर में उतरने का। बट हु नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।